नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ दिन भर की गतिविधियां लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ जहां फारूक अब्दुल्ला का बयान पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है जो कल उन्होंने चाइना को लेकर दिया था। इसके अलावा सीरो सर्वे का रिजल्ट भी आ चुका है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था कि कितने लोग अगर आज के डेट में सबका टेस्ट हो जाता है तो पॉजिटिव निकल सकते हैं। उस पर एक सर्वे किया जाता है, सीरो सर्वे वो हो चुका है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं, उस पर बातचीत करनी है। इसके अलावा पिछले कुछ ही दिनों में बड़े बड़े ऑपरेशंस को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सेना ने और इसके अलावा सीआरपीएफ ने यानी कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर अंजाम दिया है। और आज जो एक बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, एक बड़ा इनकाउंटर हुआ, उसमें सैफुल्ला जो काफ़ी देर से जिसकी तलाश थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है और एक बड़ी कामयाबी उसमें हासिल की है। सब चीज़ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के लेटेस्ट आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 398 नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 159 लोग जम्मू से, 239 लोग कश्मीर संभाग से पॉजिटिव आए हैं। रिकवरी रेट भी अच्छा रहा है, 861 लोग रिकवर हुए हैं, जिनमें 535 जम्मू में, कश्मीर संभाग में 326 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 5 जम्मू में, 6 कश्मीर में, कुल मिलाकर 11 मौतें अभी तक पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। अब बात करें टेस्ट की संख्या की तो 18,54,486 टेस्ट अभी तक कर लिए गए हैं, जिनमें से 84,031 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं 9,992 लोग उसमें से एक्टिव हैं और रिकवरी का आंकड़ा 72,706 हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छे तेज़ी से बढ़ रहा है। और मौतों का आंकड़ा 1333 है। ये है कोविड का लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से जुड़ी दो बड़ी खबरों की। सबसे पहली एक खबर जिसमें उन्होंने एक हायर ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स की एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि सेल्फ सस्टेनिंग पब्लिक कन्वीनियंस पर उनकी डेवलपमेंट पर जो है वो काम किया जाए और पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का टारगेट रखा गया है। 700 से 800 पब्लिक टॉयलेट्स अगले 3 महीने तक बनाए जाने हैं, जो कि मेन मार्केट्स में होंगे और ऐसी जगहों पर होंगे जहां पर ज़्यादा रश होता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उन चीज़ों पर ज़्यादा काम किया जाना है ताकि कई सारे लोग जो बाहर खुले में शौच करने जाते हैं ड्यूरिंग देयर वर्क टाइम, वो वहाँ ना जाएं और पब्लिक टॉयलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और उसी के लिए एलजी साहब ने एक टारगेट सेट कर दिया है ताकि सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर इसमें काम करें और जल्दी से जल्दी स्पॉट्स डिसाइड कर उन पब्लिक टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन कर दी जाए और लोगों को उसको सौंप दिया जाए। इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के अगुवाई में ही हुई, और ये जो सेंटर में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। बीआरओ द्वारा निर्मित 10 ब्रिजेस का आज इनॉग्रेशन किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा, जिसमें कई सारे अधिकारी बीआरओ के और सेना के जो है वो मौजूद थे। और लगातार उन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस चीज़ पर जोर दिया कि ये साल जो है वो साल डेवलपमेंट का है और जम्मू कश्मीर के लिए जो पिछले 70 सालों में डेवलपमेंट के वादे किए गए और पूरे नहीं हुए, अब वो डेवलपमेंट का दौर खुल चुका है। और ये जो जितने भी ब्रिजेस आज इनॉग्रेट किए गए हैं, ये कई सारे फार फ्लंग एरियाज़ को रोड कनेक्टिविटी देंगे, जो कि आम जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। वहीं बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। कांग्रेस के एक सीनियर नेता और फॉर्मर मिनिस्टर मोहम्मद शरीफ जो हैं, उनकी आज मृत्यु हो चुकी है। कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था और आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उन्होंने आखिरी सांस ली। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस के कई सारे नेता और अलग अलग पार्टीज़ के जो जम्मू कश्मीर से जुड़े नेता हैं, उन सब ने शरीफ साहब को श्रद्धांजलि दी है। वहीं बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब की, जो हमारे सीएम भी रह चुके हैं, उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे ये कांग्रेस के नेता, और आज इनकी जीएमसी में मृत्यु हुई। वहीं अगली खबर पर बात करें तो एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी पहल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर की करने की कोशिश कर रही है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, यानी कि हेल्थ वर्कर जितने भी हैं, उनको फ्लू इन्फ्लुएंजा जो होता है, जो एक वैक्सीनेशन है, फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जो है वो दी जाएगी, ताकि जो फ्लू का टाइम होता है, जो अभी सर्दियां आ रही हैं तो फ्लू काफ़ी फैलता है और कोविड से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हमारे पास हो। पर्टिकुलर वैक्सीनेशन कोविड के लिए तो हमारी नहीं बनी है, बट बाकी जो फ्लूज़ हैं उसके लिए, उसके बचाव के लिए एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें हर डॉक्टर, हर पैरामेडिकल स्टाफ, हर हेल्थ वर्कर को वो वैक्सीनेशन दी जाएगी। और इसकी जो सप्लाई है वो
जम्मू कश्मीर की जो मेडिसिन सप्लाईज कॉरपोरेशन है वो इसे देखेगा, इसे सप्लाई करेगा। और साथ ही साथ अतुल डुल्लू साहब ने कहा है कि कोविड को लेकर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं हेल्थ वर्कर्स और जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, उनको एक प्रिकॉशनरी के तौर पर ये वैक्सीनेशन दी जाएगी ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सेफ रहें, क्योंकि हेल्थ वर्कर सबसे ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं कोविड से, और उनकी सेहत ठीक रहेगी तभी शहर में हालात जो हैं वो सामान्य बने रहते हैं। वहीं इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो आज हुई वो थी बैक टू विलेज के तर्ज पर ही एक माई टाउन माई प्राइड का एक कार्यक्रम जो है वो जम्मू कश्मीर करने जा रहा है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करने जा रहा है, जो कि 19 और 20 अक्टूबर को होगा, जिसमें कि टाउन्स जो हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि वहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या उन लोगों की आकांक्षाएं हैं। क्योंकि बैक टू विलेज के कार्यक्रम के तहत कई सारे अधिकारी विलेजेस में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों से उनकी समस्याएं पूछे, उनके सजेशंस जाने कि क्या वो डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें उनके इलाके में कम है, उस पर फिर काम किया जाता है। वैसा ही कोई काम करने की कोशिश अब माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कि आज की दो बड़ी खबरों पर हम चर्चा करें, आपको बता दूं कि सैफुल्ला नामक एक आतंकवादी जिसे काफ़ी दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रही हैं, 2 इंसिडेंट्स हुए और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आईजी कश्मीर ने उसका नाम लिया और कहा कि पाकिस्तान का एक आतंकी सैफुल्ला लश्कर तैयबा आतंकी तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, वो लगातार सक्रिय है। पहले एक ASI पर अटैक हुआ, उसकी मृत्यु हुई, इसके बाद वो शहीद हुआ ASI, और उसके बाद जो कुछ ही दिन पहले पामपोर इलाके में जो 2 CRPF के जवान शहीद हुए उसमें भी वो शामिल था। और उसके अलावा एक और आतंकी, इन दोनों आतंकियों को आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर में ये गन फाइट जो है हुई, इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और 2 टॉप मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुछ देर बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, उसमें कहा कि इस साल यानी कि 2020 में अभी तक 12 अक्टूबर तक जो है 180 मिलिटेंट्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। और लगातार कई सारे मिलिटेंट्स ऐसे हैं जो आतंकी तंजीमों को छोड़कर आतंकवाद का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं। और इसके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह जानकारी दी कि पिछले 5 दिन में 4 बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए और 10 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, जबकि एक ने सरेंडर किया है। और इसके अलावा 75 ऑपरेशन पूरे साल में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त पार्टियों ने जो है वो कंडक्ट किए हैं। उसमें 180 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं और 138 OGWs और इनके जो सहयोगी हैं उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। कई सारी प्लानिंग्स इन्फिल्ट्रेशन की जो लगातार की जा रही है पाकिस्तान द्वारा, उसे भी ध्वस्त किया गया। कई सारे जो असला बारूद भेजने की कोशिश की जा रही है उसके भी कई सारे जखीरे जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़े हैं, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी ज़रूर दर्शाती है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो अमन चैन बना हुआ है उसे किसी भी तरह से बिगाड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उनके जो इरादे हैं उन्हें अंजाम नहीं होने दिया जाए। इस पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, BSF लगातार कोशिश कर रही है। वहीं बात करते हैं अब बड़ी खबर में फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना इसलिए नाराज़ है इसलिए इंडिया के साथ उसने दुश्मनी ले ली है LAC पर, ईस्टर्न लद्दाख पर, क्योंकि 370 का हटना उसे पसंद नहीं आया। फारूक अब्दुल्ला के बयान में कुछ बातें साफ तौर पर कही गई थी, जिस पर मैं ज़रूर गौर आपका करवाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं कल से ये चर्चा चल रही है कि फारूक अब्दुल्ला का वो बयान क्या था और क्या लोगों ने उसे समझा और क्या यही सही बात है कि वो देशद्रोही बयान जो है उन्होंने दिया है या नहीं है। दरअसल एक बयान कल किसी प्रोग्राम में वो गए हुए थे और उसी बीच आज तक के एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल पूछा कि चाइना के बारे में आप कहते रहते हैं कि हमारे जो जितने भी कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी लोग जो हैं वो चाइना के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाकर इंडिया ने अच्छा नहीं किया। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी कोशिशें की कि चाइना के साथ हाथ मिलाया जाए, चाइना को दिल्ली बुलाया, चाइना को चेन्नई ले गए, पर चाइना इंडिया
इंडिया की जो मेहमान नवाजी है वो चाइना ने तब उनको जो है वो पसंद नहीं आई चाइना को, जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। इसी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर 370 को वापस लाना है तो चाइना हमारी मदद कर सकता है। ये उनका बयान था, जिसके बाद अलग अलग पार्टीज ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो संबित पात्रा है, जो उनके स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही बयान है। और फारूक अब्दुल्ला और जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो हैं सीनियर नेता हैं, उन्होंने ये दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के के दो कॉइन हैं, सेम बातें दोनों करते हैं और बार बार देशद्रोही बयान देते हैं, जिसकी वजह से इनको बाद में ये एलिगेशंस इन पर लगते हैं कि ये देश विरोधी बयान है। और साफ तौर पर काफ़ी समय से लगातार ये बातें करते आए हैं। आर्टिकल 370 जो है वो संवैधानिक तौर पर हटाया गया था राज्यसभा में पहले, उसके बाद लोकसभा में, और उनकी पार्लियामेंट द्वारा जो एक कानून जो हटाया गया, आर्टिकल 370 जो हटाया गया, उस पर अगर कोई विपक्ष बोलता है तो पार्टी के खिलाफ बोले तो अच्छी बात है, पर एक कानून के खिलाफ जो पार्लियामेंट में पास हुआ उसके खिलाफ बोलना जो है वो देशद्रोह है। और अगर आप लोग लगातार बाकी कंट्रीज की तरफदारी करते रहते हैं तो संबित पात्रा ने कहा कि आप वहीं चले जाइए। कई सारी बातें लगातार चलती रही, पूरा दिन हम इस पर अलग अलग पहलू आपको दिखाते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे और बयान ना आए, और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, क्या पता अब उनका रिएक्शन इस पर क्या होगा, क्योंकि लगातार अब देशद्रोह के एलिगेशंस तो उन पर लग ही गए हैं। अब बात करते हैं उस सर्वे की जिसका इंतजार जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे। कई लोगों को पता था कि ये सर्वे हो रहा है, कईयों को नहीं पता था। दरअसल ये सीरो सर्वे है, जिसका इंतजार क्यों किया जा रहा था उसमें मैं बता दूं कि सीरो सर्वे दरअसल इसलिए किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग लेवल्स पर इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर आज की डेट में पूरे पॉपुलेशन का टेस्ट हो जाए तो उसमें से कितने लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाएंगे। इसीलिए कराया जाता है। एक जिस तरह से कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसके लिए एक सैंपल साइज डिसाइड किया जाता है। इसीलिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था सीरो सर्वे, उसके लिए 2000 व्यक्ति चुने गए थे, 2000, जिसमें अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग विलेजेस में जाकर सीरो सर्वे यानी कि एक टेस्ट किया जाना था कोविड का, और पता लगाना था कि इतनी पॉपुलेशन में से कितने लोग पॉजिटिव आए हैं। और वैसा ही हुआ, 2000 का सैंपल रखा गया था, बट 3 लोगों का नहीं ले पाए। 1997 लोगों का सैंपल हुआ, जिसमें पता चला कि 164 लोग पॉजिटिव आए हैं, और ये बन जाता है 8.2%। यानी कि आज की डेट में अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट का सीरो सर्वे के मुताबिक जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं 15 लाख कुछ हज़ार, अगर उन सबका अगर वो टेस्ट किया जाए तो 8.2% लोग जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। और उसमें से अर्बन में 7.9%, माफ़ कीजिएगा, रूरल में 8.8% और अर्बन में 7.9%। वहीं अगर बात करूं कई सारी और चीज़ों पर ये अंदेशा जाता है। मेल्स जो है यानी कि जो पुरुष हैं, उन 12,071 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिनमें 9% पुरुष जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, 114। वहीं फीमेल्स का जो सैंपल लिया गया 729 उनके टेस्ट किए गए, और 6.9% जो महिलाएं हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जो कि 50 लोग पॉजिटिव आए, 50 महिलाएं पॉजिटिव आई। वहीं सबसे ज़्यादा एज ग्रुप जो देखा गया वो था 41 से 50 साल की एज में 10% लोग पॉजिटिव आए हैं जिनके सैंपल्स हुए थे, और 61 साल से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति जिनका टेस्ट हुआ उनमें से 10.8% लोग पॉजिटिव आए, सबसे ज़्यादा 61 से 70 के बीच में। तो जितने भी ऐसे लोग हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा अपना ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी, अपने प्रिकॉशंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि कोविड से खुद भी बचें, अपने परिवार वालों को बचाएं, बाहर बिना वजह ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना। बार बार आप हाथ भी धोते रहिए, अगर हाथ नहीं धो सकते बार बार तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हम कोविड से बच सकें। और सीरो सर्वे के नतीजे ये दिखाते हैं कि अभी हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक सुधरे हुए हैं, बट हेल्थ वर्कर जो हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, जो ज़्यादा मार्केट्स में जाती हैं, या फिर हेल्थ वर्कर लगातार कोविड संक्रमित लोगों से जो उनकी डीलिंग्स होती हैं, उनमें ज़्यादा ये कोरोना के जो टेस्ट हैं वो पाए गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके लिए उनको ज़्यादा और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त इस खास इवनिंग एडिशन शो से। ऐसी और खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए, इवनिंग एडिशन के रोज़ शो के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।